Hello everyone, welcome to UPSC journey. I hope you all are good. And this is second part of the chapter first of class ninth, the French Revolution. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई, वहाँ पर जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो कैसी थी, एंड जो मिडिल क्लास था उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई। एंड जो फिलोसोफर्स थे हमारे, उन्होंने मिडिल क्लास को किस तरीके की आइडियाज़ प्रपोज करे। इस सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि उसके बाद स्टेट जनरल क्या था, स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी वो किस तरीके से प्रोक्लेम हुई। सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू स्टेट जनरल। स्टेट जनरल जो था वो बेसिकली आपकी पॉलिटिकल बॉडी थी। ये पॉलिटिकल बॉडी जो थी ये रिप्रेजेंट करती थी 3 स्टेट्स को। एंड इस पॉलिटिकल बॉडी में जो हमने 3 स्टेट्स देखे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द लास्ट थर्ड स्टेट, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। एंड लास्ट टाइम ये जो स्टेट जनरल है ये 1614 में बुलाई गई थी। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किंग जो थे वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थे अपनी लोगों के लिए। स्टेट जनरल की जो असेंबली थी उसको अगर आप समझेंगे तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा हॉल होता था। एंड उसमें किंग जो होते थे दे वर सिटेड इन द सेंटर, एंड राइट एंड लेफ़्ट साइड पे, इन दोनों साइड पे क्लर्जी एंड नोबिलिटी बैठे होते थे। इसी के बेसिस पे आपकी राइट आइडियोलॉजी एंड लेफ़्ट आइडियोलॉजी बनी है। एंड जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते थे वो बेसिकली पीछे स्टैंड करते थे, उन्हें बैठने का हक नहीं था। इसमें जो वोटिंग का क्राइटेरिया होता था वो इस तरीके से होता था कि हर स्टेट को सिर्फ एक वोट दिया जाता था। अगर 3 स्टेट हैं तो तीनों के पास एक एक वोट है। इस केसेस में ये बहुत ज़्यादा अनफेयर था थर्ड स्टेट के साथ। क्लर्जी और नोबिलिटी बेसिकली वो एक ही चीज़ पर अपना मत देते थे। तो इस वजह से जो थर्ड स्टेट है उसकी बात को नहीं माना जाता था। जैसे मान लीजिए अगर किंग ने बोला कि हम टाइल टैक्स को और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्लर्जी और नोबिलिटी इसके फेवर में अपना वोट देते थे। एंड क्योंकि उनके वोट 2:1 हो जाते थे, इस वजह से जो थर्ड स्टेट है उसकी राय नहीं मानी जाती थी। इस बार मीटिंग में थर्ड स्टेट ने पॉइंट रखा कि जो वोटिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, कि जिस स्टेट के जितने मेंबर्स हैं उतने ही वोट होने चाहिए। एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, दैट ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। एंड यही आइडिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने दिया था। अब जब किंग ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, जो बेसिकली उनके एजुकेटेड मेंबर्स थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से वॉक ऑफ कर लिया। वॉक ऑफ करने के बाद वो जाके एक खुद को एक तरीके से वो स्पोक पर्सन समझते हैं। वो समझते हैं कि जो ये अभी हमने समझा जो मिडिल क्लास थी थर्ड स्टेट की, वो अपने आप को स्पोक पर्सन समझती है कि वो फ्रेंच सोसाइटी के लिए, फ्रेंच नेशन के लिए स्पोक पर्सन है, एंड वो फ्रेंच सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। 20 जून को वो लोग एक इंडोर टेनिस हॉल में मिलते हैं। वो लोग इंडोर टेनिस हॉल में आके असेंबल होते हैं एंड वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को नेशनल असेंबली। एंड वो स्वॉर करते हैं कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, वो लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते फ्रांस के लिए। एंड इसमें कुछ नोबल भी थे, कुछ क्लर्जी भी थे जो सिंपैथी रखते थे थर्ड स्टेट के लिए। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे नेशनल असेंबली में, उस टाइम पे एक तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। ये टर्मोइल बेसिकली इसी रूमर की वजह से था कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, लोग बेसिक ब्रेड के लिए भी लड़ रहे थे, उस टाइम पे जो भी सामान था, जो भी खाने का सप्लाई था, वो बेसिकली हॉल्ट करके रख लिया गया था। वो बेसिकली इकट्ठा करके क्लर्जी ने, नोबिलिटी ने अपने पास रख लिया था। एंड इसी की वजह से जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। एंड लोगों ने, उन्होंने जाकर शॉप्स में तोड़फोड़ करी, अपना गुस्सा वहाँ पर दिखाया। एंड कुछ टाइम बाद इसी टर्मोइल को देखते हुए जो किंग है उन्होंने ऑर्डर किया ट्रूप्स को पेरिस में जाने के लिए। किंग ने ट्रूप्स को कहा कि वो सिटी में एंटर करें एंड इस टर्मोइल को रोकें। एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब 14 जुलाई को जो दंगे चल रहे थे पेरिस सिटी के अंदर, जब आर्मी उसको रोकने गई,
सो पीपल डिड अ रेवोल्यूशन। लोगों ने जाकर बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करा एंड किंग के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़ कर रेवोल्यूशन करा। लोगों ने विद्रोह कर दिया। कंट्री साइड में ये रूमर फैल गई कि जो आर्मी है वो आ रही है एंड वो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर को बचाने के लिए आ रही है एंड जो भी पिजन्स का, जो भी किसानों का फसल है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने जाकर अटैक कर दिया मेनोर को। मेनोर बेसिकली लॉर्ड्स का हाउस होता था। मेनोर एक बहुत बड़ा स्टेट होता था, बहुत बड़ी जगह होती थी एंड इतनी बड़ी होती थी कि वो एक विलेज को भी कंप्राइज कर ली। लॉर्ड्स को बेसिकली ये मेनोर किंग के द्वारा मिलता था एंड तो ये जो था इस टाइम पे स्टार्टिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एंड लोगों ने जाकर, किसानों ने जाकर जो नोबल्स थे उनके घर पे अटैक करा और इस तरह से जितने भी नोबल्स थे वो अपने घर छोड़ छोड़ कर वो नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए। नाउ अब यहाँ पर जो नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया एंड उन्होंने जाकर कंप्लीट करा अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उनका उद्देश्य था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो उनका रीज़न था कि उन्हें मोनार्क की पावर को लिमिट करना है एंड इसमें उन्हें चाहिए था कि वो सिर्फ पावर को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, पावर को सिर्फ रोकेंगे नहीं, बल्कि दूसरे इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट में अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी लाएंगे ताकि गवर्नमेंट में पावर जो है वो सिर्फ एक ही हाथ में कंसंट्रेट होके ना रहे। जो डिवीज़न ऑफ पावर का आइडिया मॉन्टेस्क्यू ने दिया था उसको इन लोगों ने अपनाया और मोनार्क की पावर को कम भी करा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को भी इंट्रोड्यूस करा। एंड इसके साथ फ्रांस जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, अगर आप उसको समझोगे तो इसमें जो लॉ बनाने की पावर थी वो थी हमारी नेशनल असेंबली के पास। बेसिकली हमारी जो नेशनल असेंबली थी वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव का काम करती थी, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। यहाँ पर जो सिटीजन्स थे वो वोट करते थे एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए एंड ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जाके इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली को। सो दिस वाज द इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द नेशनल असेंबली। एंड जो राइट टू वोट था वो सभी सिटीजन्स को ग्रांट नहीं था। राइट टू वोट ग्रांटेड था सिर्फ मेन को जो 25 ईयर्स से अबव के थे एंड जो पे करते थे टैक्स इक्वल टू 3 days लेबर वेज। 3 दिन की लेबर वेज के इक्वल जो मैन टैक्स पे करते थे और 25 ईयर्स से ऊपर थे, सिर्फ उन्हीं को हक था कि वो वोट कर सकते हैं एंड उनको स्टेटस दिया गया एक्टिव सिटीज़न। जो टैक्स नहीं पे करते थे 3 लेबर वेजेस के इक्वल एंड बाकी जो थे वुमेन, चिल्ड्रन एंड मैन बिलो द एज ऑफ 25, उनको स्टेटस दिया गया पैसिव सिटीज़न। बेसिकली जो यहाँ पर हायर टैक्स पेयर थे उनको उतनी ही अच्छी रैंक मिलती थी नेशनल असेंबली में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था ये बहुत ही फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिकली अगर आप देखें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राइव हुए हैं वर्ल्ड में आफ्टर कॉलोनी ख़त्म होने के बाद, जो हमारा इंडिपेंडेंस हुई एंड इंडिया ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे मोटिवेशन लेके, उनसे इंस्पायर होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिगिन होता था विद द लाइन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड इस राइट्स में ग्रांट किए गए थे आपको राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इन सब राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया था एज नेचुरल इनएलिनिएबल राइट कि ये सारे राइट नेचुरल हैं, ये किसी भी राजा या किसी भी महाराजा के द्वारा दिए गए नहीं हैं और इनको छीना नहीं जा सकता है एंड दिस बिलोंग टू ईच एंड एवरी बीइंग बाय बर्थ एंड ये ड्यूटी होती थी स्टेट की कि वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट था, एक तो उसकी पावर को लिमिट किया गया, उसकी पावर को डिवाइड किया गया एंड साथ ही साथ उसको एक प्रोटेक्टिव रोल भी दिया गया कि वो सिटीजन्स के इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ फ्रेंच ने अब आगे जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई थी वो कन्वर्ट हो गई एक रिपब्लिक में।
ये जो ट्रांजिशन था, इसमें एक नई क्लब उभर के आया था, एक नया क्लब उभर के आया था, जो कि था जैकोबिन क्लब। बेसिकली जब फ्रांस में ये सिचुएशन आ गई कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, मोनार्क जो राजा था लुई 16, उसकी पावर के ऊपर एक कैप लग गई। तो इसके बाद जो आसपास की कंट्रीज़ थी, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, वो सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा चिंता में थे। दे वर स्ट्रेस अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट वाज गोइंग ऑन देयर। उनको लगा कि ऐसा ही सेम रेवोल्यूशन उनकी कंट्रीज़ में, उनके नेशंस में ना हो जाए। इस वजह से जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उसने हाथ मिला लिया प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया से, एंड दे वर प्लानिंग कि वो जाकर ट्रूप्स को भेजेंगे फ्रांस में, और ये जो भी इवेंट चल रहा है नेशनल असेंबली, उसको पुट डाउन कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। एंड इन्होंने ये चीज़ प्लान करी, लेकिन ये हो पाता इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड इस वॉर में थे लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने वॉलंटियर किया और वो जाकर वॉर में लड़े। एंड उन्होंने इस वॉर को एक तरीके से, राजा जितने भी अरिस्टोक्रेट होते थे, जो प्रिविलेजेस गेन करते थे, जो अत्याचार करते थे बेसिकली थर्ड स्टेट पे, उन्होंने उसके खिलाफ इसको समझा। उन्होंने एक तरीके से ये किंग के खिलाफ वॉर समझी। एंड इस वॉर में पेट्रोटिक सॉन्ग गाए गए एंड लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था, ये जो वॉर चल रही थी, इसमें रेवोल्यूशनल वॉर में बहुत सारा इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी है। अब जैसे कि जो भी मेन थे वो फ़ाइट करने के लिए बॉर्डर्स पे जा रहे थे, तो उनका जो भी काम था उससे जो वुमेन है वो कॉप अप कर रही थी। वो अर्निंग भी कर रही थी फैमिली के लिए, एंड वो साथ ही साथ फैमिली को लुक आफ्टर भी कर रही थी। एंड उस टाइम पे जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का, वो कन्विंस हो गया था कि रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ जो वेल्दी क्लास था, जो रिचर सेक्शन था थर्ड स्टेट का, उनको प्रोवाइड किए गए थे। तो इसके लिए कि पॉलिटिकल राइट्स सब तक फैले, जो एक्टिव सिटीज़न का स्टेटस है वो और भी लोगों को मिले, आगे जाकर पॉलिटिकल क्लब स्टैब्लिश हुए। ये जो पॉलिटिकल क्लब थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट था। एक अपना फॉर्म ऑफ एक्शन वो रिप्रेजेंट करते थे, वो अपनी डिमांड्स को इससे रखते थे। एंड इसमें जो सबसे फेमस, सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है वो बेसिकली जो फॉर्मर कॉन्वेंट थे सेंट जैकोब, उनके नाम पर रखा गया था। एंड जैकोबिन क्लब जो है वही आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म कर कर एक रिपब्लिक को स्टैब्लिश करता है। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अ लाइक। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। एंड अगर आपने पहले के ज्योग्राफी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में चेकआउट करें। थैंक यू।